अचानक थिएटर में लाइट बंद हो गई और मेरे मुंह पे किसी ने रुमाल डाल दिया। और वो एक दो नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। पहले तो उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत सारा मारा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, उन लोगों ने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए और कपड़े फाड़ के थिएटर के एक कोने में मुझे नंगा घुमाया। मैं चिल्ला रही थी पर कोई। नमस्कार, मेरा नाम मानसी लक्ष्मी है। मेरा जन्म जो है एक गुजराती ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में राजस्थान के छोटे से एक गांव में हुआ है। मेरा जन्म जो है वो एक मेल के रूप में हुआ था और मेरी पढ़ाई जो है कुछ राजस्थान में मैंने की है। पर बचपन से ही मुझे लड़कियों के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। लड़कियों वाले कपड़े पहनना, लड़कियों वाले सारे काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। उम्र के पड़ाव में कभी भी ये नहीं लगा कि मैं कुछ अलग हूँ। पर मेरे से जो उम्र में बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे मेरे अंदर जो फ़ेमिनिटी थी, वो फ़ेमिनिटी को लेके कई बार लोगों ने पिंच-अप किया कि बाइला है, छक्का है, मामू है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे लोगों का पिंच-अप भी बढ़ता गया। मुझे याद है कि मेरे सोसाइटी में रहने वाले जो मेरे उम्र से बड़े लोग थे, कहीं न कहीं पे बहुत चिढ़ाते थे, डराते थे। मैं डरी और सहमी-सहमी रहती थी कि ये लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगता है कि 7 साल में कौन बच्चा समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं करके। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। 7 साल से 11 साल तक मुझे याद है, जब लोग मुझे चिढ़ाते थे, चिढ़ाना-चिढ़ाना इतना आगे बढ़ गया कि लोग फिज़िकल वायलेंस तक आ गए। मेरे ही घर में, मेरे ही भाई के उम्र के जो बड़े दोस्त थे, वो आके मेरे साथ वायलेंस करते थे और कहीं न कहीं पे चिढ़ाते थे, मारते थे। मुझे याद है कि 7 साल में उन्होंने सबसे पहला मेरी लाइफ़ में मेरा इंटरकोर्स किया। मेरा इंटरकोर्स करने के बाद मुझे जो दर्द हुआ, शायद मैं वो किसी को बता नहीं पाती थी। वो इंटरकोर्स करने के बाद उन्होंने सभी लोगों को, मेरे सोसाइटी में जो मेरे हम उम्र के लोग थे, उनको सभी को मेरे बारे में बता दिया। आई थिंक सबको बताने के बाद सभी बड़े-बड़े जो उम्र के बच्चे थे, उन्होंने सभी ने ये कहीं न कहीं पे प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू कर दी। 7 साल से 11 साल तक लोगों ने यही मेरे साथ बार गैंग रेप जैसा होता रहा। कहीं न कहीं पे मुझे बहुत पेन होता था, दर्द भी होता था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं। तब तक मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या हूँ और मेरे साथ क्यों होता है। तो आई थिंक सो 11 साल में मुझे समझ में आ गया था कि मैं कुछ अलग हूँ, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ चुका था। मैं लड़कियों के बीच में कंफर्टेबल रहती थी, लड़कियों के साथ ज़्यादा सेफ मुझे लगता था। तो 11 साल में मुझे ये समझ में आ चुका था कि शायद मेरे अंदर कुछ अलग फीलिंग्स है। पर वो फीलिंग्स को मैं अपने परिवार को बता नहीं सकती थी, बिकॉज़ सोसाइटी एक्सेप्टेंट नहीं था, वो माहौल नहीं था और मेरे परिवार वाले उसे स्वीकारेंगे कि नहीं, वो मुझे पता नहीं था। तो 11 साल तक ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद मेरे परिवार के साथ मैं मुंबई में आई और मुंबई में मैंने एक छोटी-सी कॉलेज में एडमिशन लिया। पर एडमिशन के साथ-साथ वो किस्सा वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। 17 साल में कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज के लोगों को भी पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरे अंदर वो एक फ़ेमिनिटी है। फ़ेमिनिटी जब उन्होंने पहचाना, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा रैगिंग होता था, चिढ़ाते थे लोग, कपड़े फाड़ देते थे, घुमाते थे और कई बार ये लड़के बोलते थे कि तू बाइला है तो तेरे ऑर्गन कैसे हैं? तो एक बार मुझे याद है कि मेरे साथ छुट्टियों के समय में क्लासेस में, कोचिंग क्लास में मैं जल्दी पहुँची, तो कुछ लड़के ने मिलके मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए थे। बस वो एक सदमा, एक ट्रॉमा था मेरे लिए। उसी दिन से मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। समाज में मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं था। मेरा बहुत एक सपना था एजुकेशन कंप्लीट करके डॉक्टर बनने का, वो मैं बन नहीं पाई। 17 साल में एजुकेशन छोड़ने के बाद मैंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं लोगों से कहीं न कहीं पे डिफरेंट हूँ। मेरे अंदर फीलिंग्स कहीं न कहीं पे डिफरेंस है। शायद मुझे एक होप था कि मेरे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, पर वही गुजराती सोच ऑर्थोडॉक्स वाली मेरे परिवार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे प्रेशर किया कि आपको जो है जॉब ही करना है या आप फैमिली बिज़नेस को कंटिन्यू करिए। मैंने फैमिली बिज़नेस को कंटिन्यू किया, पर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि अगर आपको रहना ही है हमारे साथ, तो आप मेल कपड़ों में रहिए, आप मेल कपड़े में आना-जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी।
बहुत डिफ़िकल्टीज़ था क्योंकि मेरी फीलिंग्स अलग थी और मेरे ड्रेसिंग कोड अलग थे। वो ड्रेसिंग कोड के साथ-साथ मुझे जीना, ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ था, फैमिली मैं छोड़ नहीं सकती थी, फैमिली का प्रेशर्स था। तो इस तरीके से मैंने अपना जो फैमिली बिज़नेस था वो मैंने जॉइंट किया और डेली मैं अपने आप की फीलिंग्स को मारते, डेली मैं ऑफ़िस जाती थी। ऑफ़िस जाते-जाते हमारे ऑफ़िस के रास्ते में कामाटीपुरा जैसा एक एरिया आता था। वहाँ पे एक दिन मैंने बस में से देखा, बारी में से कि एक मेरी जैसी किन्नर जो है, बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे खड़ी थी। उसमें मैंने अपने आप को देखा क्योंकि वो तो मैं सज-धज नहीं सकती थी, मेरे परिवार के रिस्ट्रिक्शन थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद ऐसे मैं कब सजूँगी, कब अपने आप के अपनी फीलिंग्स के साथ में रहूँगी और जीऊँगी। एक दिन मैंने सोचा ऑफ़िस से निकलते समय जल्दी निकल गई और मैंने सोचा कि मैं कामाटीपुरा में आज उस जो ट्रांसजेंडर बहन है उससे जाके मिलूँगी। उसी दिन मैं चलते-चलते मेरे कामाटीपुरा में मेरी बहन के पास गई, मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी फीलिंग्स वाले और भी लोग हैं। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे तेरे जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं। मुझे अच्छा लगा। धीरे-धीरे ऑफ़िस से जल्दी निकल के मैं उनसे मिलना-जुलना करती रही, बढ़ती रही, दूरियाँ जो थी वो बढ़ाती रही, बातचीत करती थी। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैं उन्हीं के साथ करती थी। उनकी ज़िंदगी और मेरे में क्या अंतर है वो जानने की कोशिश करती थी। पता चला कि शायद मेरे और उसके ज़िंदगी में ज़्यादा कोई अंतर है ही नहीं, सबकी ज़िंदगी पेनफुल ही है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ काम किया जाए। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मैंने काम करना शुरू किया, आइडेंटिफ़ाई किया कि उनके इश्यूज़ क्या है। पर वो आइडेंटिफ़ाई करते-करते एक दिन सडनली मैं रोज़ शाम को उनके वहाँ पे जाती थी, एजुकेशंस के बारे में, हेल्थ के बारे में बातचीत करती थी। आज भी मुझे याद है कि वहाँ का एरिया का जो माहौल था वो उतना सेफ नहीं था। एक थिएटर हुआ करता था वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग सॉलिसिटिंग्स वगैरह करने के लिए आते थे। वहाँ पे मैं जाके लोगों को प्रोटेक्शन देती थी, उनके साथ वन टू वन करती थी या उनको हेल्थ के एजुकेशंस के लिए बातचीत करती थी। रात का समय था, लास्ट शो था और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी को उस दिन हिला के रख दिया। रात के शो में लास्ट शो में मेरे कुछ ट्रांसजेंडर्स बहनों के साथ में बातचीत कर रही थी और मैं उनसे बता रही थी कि क्या होता है, क्या नहीं करके। अचानक थिएटर में लाइट बंद हो गई और मेरे मुँह पे किसी ने रुमाल डाल दिया और वो 1-2 नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। पहले तो उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत सारा मारा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मुझे क्यों मार रहे हैं? पूछूँ-पूछूँ उसके पहले तो उन लोगों ने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए और कपड़े फाड़ के थिएटर के एक कोने में मुझे नंगा घुमाया। अंधेरा था, मुझे समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चिल्ला रही थी पर कोई सुन नहीं रहा था और उन्होंने करीबन मुझे नहीं पता कि वो कितने लोग थे क्योंकि अंधेरा था, ब्लैकआउट था। कुछ लोगों ने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, मारा। ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ रेप हुआ। शायद मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे नोटेट किया था या कुछ लोग मुझे क्षति पहुँचाना चाहते थे ताकि वहाँ पे से मैं निकल जाऊँ। बस वो जो ज़िंदगी का दर्द था और वो जो दर्द मैंने झेला, उस दिन मैं थिएटर के बाहर निकल के फटे-टूटे कपड़ों में मुझे याद है मैं चौपाटी में जाके बैठी थी और मैं उस दिन बहुत रोई। शायद 17 साल से लेके 7 साल से लेके 17 साल और 17 से 24 तक ये जो मैंने दर्द झेला था, कहीं न कहीं पे आज उसका एंड था। मैं रोई और मैंने उसी दिन सोचा कि अब मैं ये ज़िंदगी डर-डरा के और ये ज़िंदगी जो मेरा बॉडी और सोल दोनों अलग है, उसका मैं आज यहीं पे दरिये में, समुद्र में एंड करती हूँ और मैं खूब रोने के बाद वहाँ से उठी फ्रेश होके और मैंने नए संकल्प के साथ उठी और मैंने एक नया संकल्प लिया कि आज मैं यहाँ से एक पेन लेके और एक पेन छोड़ के जाऊँगी और आज मैं अपने परिवार को छोड़ के अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए जो शायद ऐसा पेन रोज़ झेलते हैं, उनके लिए मैं काम करूँगी। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सही मायने में मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। दूसरे दिन मैंने वो डर निकाल के बहुत ही स्फूर्ति से मेरे समाज के लोगों के साथ मैंने मिलना-जुलना शुरू किया, वहाँ पे एंगेज किया। वहाँ पे काम करते-करते सेक्स वर्कर्स बहनें भी थी। मैंने उनको भी देखा कि हमारी और उसकी लाइफ़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पेन उनकी लाइफ़ में भी है। अपनों ने क्षति उनको भी पहुँचाई है, अपनों ने क्षति हमको भी पहुँचाई है। अपनों ने उनको भी छोड़ा है, अपनों ने हमको भी छोड़ा है। ज़्यादा कोई मुझे दोनों के बीच में अंतर नहीं लगा। इसीलिए मैंने उनके साथ भी काम करना शुरू किया। जर्नी ऐसे चलती रही। वहीं से मैंने अपने समाज के लिए और सेक्स वर्कर्स बहन के लिए
मैंने सोचा कि उन्हीं में से काम करते-करते मैंने अपनी समाज की बहनों को तैयार किया और अपने समुदाय को रेडी करके अपने समुदाय के लिए काम करने के लिए मैंने संस्था का गठन किया और उस संस्था का नामकरण किया हमने आरज़ू फाउंडेशन हमने नाम रखा। आरज़ू का हमारा सबका मतलब ये था कि हमारी एक तमन्ना और हमारी सबकी ये तमन्ना थी स्वमान और स्वाभिमान, ये हमारी तमन्ना थी। उसी स्वमान और स्वाभिमान का सपना देखते हुए हमने ये आरज़ू फाउंडेशन नाम की संस्था को स्थापित किया और ये जो संस्था है, ये हमारी महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पे काम कर रही थी। हमारा काम करने का उद्देश्य यही था कि उनको कैसे हेल्थ के लिए एजुकेट किया जाए, एजुकेशन के लिए कैसे उनको प्रेरित किया जाए, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी के लिए हमने कई साल काम किया। आज पनवेल में, रायगढ़ में हमारी संस्था जो है वो हमारे समुदाय का एक आश्रम यानी एक शेल्टर होम जो है वो चला रही है। इस शेल्टर होम का उद्देश्य यही है कि जब मेरे समय पे मैंने घर छोड़ा था, तो मेरे पास कोई भी एक छत नहीं थी, पर आज हमारे समुदाय के लिए हमने वो छत बनाई है, जहाँ पे हमारा समुदाय जो है वो डिग्निटी के साथ रह सकता है। इसीलिए हमने उस शेल्टर का नाम रखा है गरिमा। गरिमा और स्वाभिमान के साथ वहाँ पे हमारे समुदाय के लोग रहते हैं। करीबन अभी तक हमने 97 ट्रांसजेंडर्स बच्चों को रेस्क्यू किया है और वहाँ पे रखा है। उनको अलग-अलग जगहों में, अलग-अलग क्षेत्रों में उनको जॉब पे लगाया है। वहाँ पे रहने वाले ये ट्रांसजेंडर बच्चों को एजुकेशन, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है संस्था का कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए हम भी समाज की मुख्यधारा में जाएँ और उनको एजुकेट करें और एजुकेट करके उनको इक्वलिटी के स्तर पे लेके आएँ। अगर हम जैसे ट्रांसजेंडर्स बहनों को, मेरे समाज के लोगों को समाज की मुख्यधारा में आने के लिए अगर हमको भी मौका मिले, तो हम भी समाज के बाकी लोगों की तरह ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हमको हमारे समाज के ही, आप जैसे लोगों के ही जैसे माँ-बाप ने हमको पैदा किया है। हमको कोई ट्रांसजेंडर माँ-बाप ने पैदा नहीं किया है। तो अगर हम जैसे लोगों को ये मौका मिलता है, तो हम भी समाज में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हम भी डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर ये सारी चीज़ें हम भी करना चाहते हैं अगर हमको मौका मिले तो। आज इस मंच से जाते-जाते मैं जॉश टॉक को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमको इस शो ने यहाँ तक पहुँचाया और हमारी बातें जनता तक पहुँचाने के लिए मौका दिया। तहे दिल से मेरे और मेरे समुदाय की तरफ से जॉश टॉक को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।